सब के बीच लगातार आप ये सोच रहे हैं कि किसे टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा। ये सस्पेंस महज कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी लाइव। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल इसी से, माहौल चुनावी, अब तो चुनाव की तारीखों की भी घोषणा हो गई है, कितने तैयार हैं? क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, लग रहा है कि इस बार हवा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम्म, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम्म, ये कोई वंशवादी या परिवारवादी पार्टी नहीं है। हम्म, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का जो भी कार्यकर्ता होते हैं, हम्म, लगातार जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करने का काम करते हैं। हम्म, चाहे कोरोना काल हो, चाहे अन्य प्रकार की आपदा विपदा हो, चाहे सुख दुख हो, मरनी जीनी हो, किसी प्रकार घटना दुर्घटना होती है तो सबसे पहले यदि समाज के बीच में जाने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने का काम करते हैं और उनके बीच सेवा देने का काम करते हैं और लगातार जनता के साथ संघर्षों में भी खड़ा रहते हैं। अन्याय अत्याचार के बारे में भी यदि कोई विरोध करता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों भर कभी भी चुनाव हो जाए 5 साल के अंतर्गत तो हमेशा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और आने वाले 2000 विधानसभा 24 के चुनाव के लिए भी हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे तैयार हैं। लेकिन सर, क्योंकि मुझे 2019 के चुनाव को कवर करने का भी मौका मिला, 14 का भी मिला, 9 का भी हम लोगों ने कवर किया, और इस बार 2024 का भी हम देख रहे हैं। 2019 को हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं। 2019 में आपकी सरकार थी, राज्य में रघुवर सरकार थी। आपने ठीक चुनाव से पहले एक नारा दिया था 65+ का, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट थे। 14 में से 12 सीटें लोकसभा में आप जीत करके आए थे। 65 का नारा दिया था, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया आजसू के साथ। उसके बाद जो परिणाम आया, 5 साल आप विपक्ष में रहे। 2024 में अब एक बार फिर चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है। क्या बदला है 19 से 24 में, क्या बदला है? देखिए, 2019 में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने जनता के बीच में जा करके लोगों का तरह तरह का प्रलोभन दे करके लोगों को झांसे में लेने का काम किया था। आखिर वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ही मंच से सार्वजनिक सभाओं में कहा था कि मैं बेरोजगार युवकों को 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, और नौकरी नहीं दे पाए तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। उन्हीं ने कहा था कि बीए वालों को 5,000 और एमए वालों को 7,000 रुपया भत्ता देने का काम करेंगे। कितने युवाओं को भत्ता मिला? तो झारखंड के युवा पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन सर, जब आप रोजगार का बात करते हैं, हम एक एक करके मुद्दों पर बात करते हैं, तो जब आप रोजगार का बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने इतना लाख युवाओं को रोजगार का वादा किया था, या 2 करोड़ युवाओं का वादा किया था रोजगार का। वो जब उनसे हम ये सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने तो 5 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था। उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते? मेरा आप उनसे भी यही सवाल था और आपसे भी यही सवाल था कि इस वाद विवाद, इस राजनीति के बीच एक आम युवा जो रोजगार चाहता है, जो वर्षों से मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो ये पूछ रहा है कि राजनीति अपनी जगह है, नौकरी कब मिलेगी? और इसकी क्या गारंटी है कि आपको अगर मौका दे तो आप भी वही बात करेंगे कि सिर्फ बात ही करते रह जाएंगे या रोजगार देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए जनता को पूरे देश में विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें पहला प्रण लिया है कि हमारी सरकार बनते ही 2 लाख से अधिक युवाओं को तुरंत रोजगार देने का काम करेंगे और देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है। आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि महिलाओं को चूल्हा खर्च के नाम में प्रत्येक महीना 2,000 रुपया देने का काम करेंगे। कितने लोगों को चूल्हा खर्च मिला? इन्हीं लोगों ने कहा था कि 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे। कितने लोगों को 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी मिला? इन्हीं लोगों ने कहा था किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। कितने लोगों का ऋण माफ हुआ? इन्हीं लोगों ने कहा था कि 4 कमरे का मकान बना के देने का काम करें, माँ के लिए अलग, बाप के लिए अलग, बेटा के लिए अलग, किचन होगा, शौचालय होगा। और झारखंड के किसी भी गांव में जाकर देखिए, एक भी मकान यदि बना कर बता दीजिएगा बना हुआ हो
तो आप जो कहेंगे सो मान जाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि ही रोक दी, बाद में उनको विवश होकर के अब वो आवास देना पड़ गया नहीं, लोगों को। कहीं आप 2 कमरा दे रहे थे, वो 3 कमरा देने लग गए। कहीं कोई राशि नहीं रुकती है, ये राशि खर्च नहीं कर पाते हैं, ये काम करने पे इनकी रुचि नहीं है। आप नल जल योजना जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि साफ जल नहीं पीने से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। झारखंड राज्य सबसे पिछड़ी राज्य नल जल योजना में हुई है। मैं तो अपने गांव की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मेरा गांव है कुच्चू। आप जा करके किसी भी घर में देखें, वहाँ नल जल लटका हुआ है, लेकिन पानी से टंकी नहीं जा रहा है, पाइप नहीं बिछे हुए हैं। अब पैसे का बंदरमाट करने का काम किया है। मेरे घर में भी लोग नल लगा दिया है, लेकिन वो भी सिर्फ नल लगा हुआ है। मुझे लगता है कि नल का फोटो खींच करके, घटिया नल का, और पैसा निकाल करके बंदरमट करने का काम किया। टंकी नहीं बना आज तक, पाइप लाइन नहीं बिछे। तो आखिर उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, सभी योजनाओं को इन लोगों ने पेंडिंग में डालने का काम किया है और पैसा को डाइवर्ट करके इधर उधर करने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं कि इस विभाग के पैसा को लेकर के दूसरे विभाग में जाकर के लोग पदाधिकारी उस पैसे को निकालने का काम किए हैं, सरकारी राशि का बंदरबाट करने का काम किए हैं। आज ट्रांसफार्मर जलता है तो 3-3, 4-4 महीना गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश होते हैं। जब रघुवर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सुबह ट्रांसफार्मर यदि जल गया तो शाम तक ट्रांसफार्मर लगता था। कितने ग्रिड बने थे, कितने सब स्टेशन बने थे, तार का पूरा काम हो रहा था, घटिया तार बदलने का, पोल जगह जगह पर गिरे हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन आज सारा का सारा काम ठप पड़ा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। बेटी बहनों का इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए सरकार के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है। जेएमएम कांग्रेस जब इस राज्य में सरकार बनी, जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनी है, इस झारखंड को लोगों ने लूटखंड बनाने का काम किया है, झारखंड को लूटने का काम किया और अपने तिजोरियों को भरने का काम किया। क्योंकि सर इस लाइव सेशन में हमारी सहयोगी मंजूषा भी है, अमित भी है, उनका भी कोई सवाल है। अमित क्योंकि ग्रामीण इलाके से आते हैं, बुंडू से आते हैं, जहाँ पे उनका घर। अमित, जब आप महिलाओं के बीच गए, क्योंकि आप सर रोटी बेटी और माटी की बात लगातार कर रहे हैं, तो इस बीच क्योंकि मैया सम्मान योजना और दीदी गोगो योजना, इसको लेके काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। ये जो रेवड़ी कॉन्सेप्ट है, एक तरफ बीजेपी टॉप लीडरशिप रेवड़ी कॉन्सेप्ट को लेकर के अपनी राय एकदम अलग रख रही है कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कई राज्यों में इस तरह के उदाहरण देखे गए कि चुनाव से पूर्व इस तरह के लोक लुभावने वादे किए गए या इस तरह के कैश दिए जाने लगे। झारखंड भी अब इसके सामने एक एग्जाम्पल है। लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं, फिर कैसे अलग हैं आप? पार्टी विद डिफरेंस कैसे है? और फिर अमित का हम एक सवाल लेंगे क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पे गए थे सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों का हमेशा सम्मान करती है। जब आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो किस प्रकार से महिला समिति बना करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया था। और यही कांग्रेस लगातार 27 वर्षों तक महिला बिल के नाम पे ठगने का काम किया था। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वो बिल को नहीं ला पाते थे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रयास किया और वो बिल राज्यसभा और लोकसभा से दोनों जगह से पास होने का काम किया। और महामहिम राष्ट्रपति ने उनको उस बिल को कानून बनाने का काम किया। और अब आगे जो भी चुनाव होंगे तो 33% आरक्षण देने का काम महिलाओं को किया जाएगा। एक प्रकार से महिलाओं को मान सम्मान में कितना चिंतित रहती है भारतीय जनता पार्टी, इस बिल के माध्यम से भी आप चिंता कर सकते थे। बार बार ठगती थी महिलाओं को। ओबीसी आयोग आज का मामला नहीं, 1950 के बाद का विषय था, लेकिन संवैधानिक दर्जा ओबीसी को कौन दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कितनी बारी सरकारें आई, कितनी बारी सरकारें कांग्रेस की चली गई, लेकिन ओबीसी जितना बड़ा वर्ग है पूरा देश का, सबसे बड़ी आबादी वाला वर्ग है। लेकिन चुनाव के समय संवैधानिक बातें करते थे कि सरकार में आएंगे तो ओबीसी वर्ग को हम संवैधानिक दर्जा देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद ही ओबीसी को भूल जाने का काम करती थी। एक गरीब बाप का बेटा, जूठा मांगने वाली माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लिया, तो ओबीसी जो सबसे बड़ी आबादी है इस देश में, उस समाज को संवैधानिक दर्जा दे करके सम्मान देने का काम किया, उनको अधिकार देने का काम किया। उसी प्रकार माताओं बहनों को मुख्य धारा से जोड़ने का यदि किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया।
और महिलाओं को कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से इस प्रकार की योजना को जमीन पर उतारने का प्रयास सरकार बनने के बाद किया जाएगा। कल ही कैबिनेट से करेंगे निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रण लिया गया है 5%। उससे पहला 5 प्रण में पहला है गोगो दीदी योजना। अब 2100 रुपया हम लोगों ने किया, पार्टी ने तय किया 2100 रुपया हम देंगे। अब देखिए इनका इरादा, देखिए कांग्रेस जिम्मे वालों का, आपने 1000 रुपया दिया, ठीक है दिया, जबकि इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2019 के बाद प्रत्येक महीना 1-1000 रुपया देंगे, लेकिन ये दे नहीं पाए। और जब 1 महीना चुनाव बीता तो इस प्रकार का नाटक नौटंकी शुरू किए। और जब गोगो दीदी योजना का फॉर्म जब भराने लगा तो शुरू तो वर्तमान बैठे हुए लोग सरकार में जो सिंहासन में बैठे हुए हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया। सरकारी तंत्रों के माध्यम से लोगों को डराने का काम किया जाने लगा, FIR की धमकी दी जाने लगी और इस पर प्रतिबंध लगाने की बात करने लगा लोग। तो जब इनकी बातों से कोई डरा नहीं, कोई सहमा नहीं, क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये सर्वविदित है। और इनके डराने या धमकाने से कोई असर नहीं पड़ा और लोग फॉर्म बहुत बड़ी पैमाने पर लोग भरने लगे, तो ये लोग सहम गए जिम्मे वाले। और फिर 2500 का ही लोग ले आए दीदी। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? 2100 एक तरफ है, एक तरफ 2500 है। इनकी बातों पर जनता को नहीं गई। 2500 के बारे में कोई भरोसा नहीं किया कि दिसंबर से मिलेगा। दिसंबर से क्यों मिलेगा साहब? तो आपका भी तो सर है कि कैबिनेट नहीं, हम लोगों ने तो एक बात कर दिया आपको, यदि आपको करना ही था तो जिस समय 1000 का दीदी योजना लाए उसी समय 2500 रुपया का ले आते सर, क्योंकि अमित तो गोगो दीदी योजना से डर गए इतना ये कि इनका देखा देखी 2500 ये लोग करने लगे। तो समझ गए लोग, जनता समझ गई कि इनकी झूठी बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वो करेगी, इसलिए इसके प्रलोभन में कोई नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी का जो अब देख रहे हैं कि फॉर्म भर करके हमारी माताएं बहनें लाखों लाख की संख्या में इकट्ठा करने का काम किया है और उस फॉर्म के आधार पर सूची बनाई जा रही है। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उन माताओं बहनों को प्रत्येक महीना के 11 तारीख को 2100 रुपया दिया जाएगा। अमित को, क्या आप गाँव में गए, महिलाओं से बात की, क्या आपने पाया बुंडू के ग्रामीण इलाकों में? जी बिल्कुल, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र हमारा क्षेत्र आता है और वहाँ पर जो महिलाओं का खास करके जो इस बार जो मैया सम्मान योजना के तहत जो लोगों को महिलाओं को 1-1000 रुपया करके दिया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा वो प्रसन्न है। इसके अलावा जो 2500 रुपया जो किया गया है उसे अति प्रसन्नता उन लोगों को महसूस हो रही है, क्योंकि उन लोगों का कहना आज तक किसी सरकार ने हमारे बारे में विषय में नहीं सोचा है। हमें आज तक मिला क्या है? ना जल नल योजना के तहत हमें जल मिला, ना आवास योजना के तहत जो आवास मिला, अगवा आवास योजना के तहत जिसको मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला। तो तरह तरह की बातों को लेकर, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि महिलाएं आज के दिन में झामुमो और वर्तमान सरकार के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर हमने ग्रामीण रिपोर्ट मतलब ये कह रहे हैं सर, अमित जो का कहना ये है कि जो कैश बेनिफिट हुआ है, जो उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, उससे ज्यादा उनके अंदर वो सहानुभूति पैदा हो रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं हम देंगे और जो मिल रहा है, क्या काट है इसका बीजेपी के पास? पता नहीं अब अमित जी किन महिलाओं से मिले, किन से बात की है। तो मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें चली गई। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, आज भी गांव में रहते हैं। हम लोग देखते थे कि हम लोग माँ दीदी लोग 5 बजे भोर उठ करके खेत में जाते थे और दिन में शौच लगता था तो रात का इंतजार करते थे। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 13 करोड़ परिवारों को शौचालय बना के देने का काम किया। पहली बार 10 करोड़ माताओं बहनों को 10 करोड़ परिवार को गैस कनेक्शन देने का काम किया, गैस सिलेंडर चूल्हा देने का काम किया। पहली बार गांव का व्यक्ति, जो हम लोग देखते थे कि पैसे के अभाव में तरफ तरफ के जान चला जाता था, उस तर्पण को नरेंद्र मोदी जी समझा और आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से इस देश में 54 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। सम्मान के साथ आज लोग अस्पताल में जाते हैं, इलाज करा करके घर लौटते हैं। आशीर्वाद मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करते हैं। हम लोग देखते थे गांव में कि गांव के लोग भूख से तरफ तरफ की मौत हो जाती थी। प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में आती थी कि इस राज्य के इस गांव के व्यक्ति भूख से मर गया। गमछा बांध करके खटिया के नीचे सो जाते थे लोग और जब भूख मिटती थी तब वो लोग खटिया से उठ करके निकलते थे। उस भूख को मिटाने के लिए पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को 5-5 किलो चावल
मुफ्त में देने का काम मोदी जी ने किया है। अब तो 29 तक किसान- बढ़ा दिया सर आप लोगों ने। 2029 तक लगातार चलेगा। किसान जो पैसे के अभाव में बीज नहीं खरीद पाता था, रोता था, खेती नहीं कर पाता था, मोदी जी ने किसानों के दर्द को समझा और प्रत्येक किसान को प्रत्येक 4 महीना में 2-2 हजार रुपया, साल में 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से किसानों को देने का काम किया है। तो इस प्रकार से हर समाज, हर वर्ग, आप वोट दो अथवा मत दो, आप मुझे मदद करो अथवा मत दो, मदद करो, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से उस काम को किया जा रहा है। सर एक सवाल मंजूषा का भी है। मंजूषा, तो क्या आप लगातार कवर कर रही है, बीजेपी को भी देख रही हैं और दूसरे पार्टियों को भी आप नजदीक से देख रही हैं, क्या फील हो रहा है? मतलब अगर झारखंड इलेक्शंस की अगर हम बात करें, बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंट है? क्योंकि 19 में तो सर कई नेताओं का कहना था कि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, इस वजह से इस तरह का परिणाम आया, हमने गठबंधन नहीं किया, बाकी चीजें नहीं किया। इस बार क्या सिचुएशन लग रहा है देख करके, माहौल क्या है? और दूसरा सवाल क्या लेना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जिस तरह से कवरेज को लेकर जो बीजेपी की तरफ से जो देखने को मिल रही है, वो पहली चीज तो ये देखने को मिल रही है कि इस बार बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है इस विधानसभा चुनाव को लेकर कि उनकी जीत पक्की है इस बार एक तरह से, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जाकर बीजेपी जिस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने हर एक जन जन के मुद्दे को इस बार उठाया है और पंच प्रण जो उन्होंने बताया है, हमने पहले ही कयास लगाया था और मैंने भी जब इस पर लाइव सेशन किया था उसमें हमने एक दिन पहले ही ये क्लियर किया था कि इस बार बीजेपी जो अपने पंच प्रण में कहने वाली है वो बेसिकली युवाओं के मुद्दे होंगे, महिलाओं के मुद्दे होंगे, रोजगार के मुद्दे होंगे, हर एक चीज को पॉइंट में रखकर बीजेपी कहेगी। और बीजेपी भी लगातार ये कहती आ रही है कि जो सरकार की विफलताएं हैं, जो वर्तमान सरकार की विफलताएं हैं, उनको हम इस बार के चुनाव में मुद्दा बनाएंगे और उसी पर हम खेलकर इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी जीत दर्ज करेंगे। तो क्या इससे आप सहमत नजर आते हैं सर? क्या बीजेपी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उन्हीं के विफलताओं को मुद्दा बनाएगी इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, इसमें विफलता सफलता की बात नहीं है। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहने के बाद व्यक्ति को जरूर चिंता करनी चाहिए कि जो जनता के बीच हम जिस बात को बोल के आए हैं जी, उसको जरूर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, युवाओं को तो नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन युवाओं को जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई हैं, जिस प्रकार से परीक्षा जब होने वाले हैं और परीक्षा होने से पूर्व प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं, प्रश्न पत्र को लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया में बेचे गए और अंततोगत्वा उस परीक्षा को रद्द किया जाता है। तो अब कई बार इस प्रकार घटना हुई, तो किस प्रकार से इनको जनता के प्रति, युवाओं के प्रति कितनी चिंता है, कितने ये लोग संवेदनशील हैं, आप समझ सकते हैं। आखिर क्या हो रहा है झारखंड में? आखिर ऐसा कहीं लीक नहीं होता है किसी राज्य में, और झारखंड में बार बार क्यों होता है? इसका मतलब है कि सरकार की मिलीभगत से, सरकार के षड्यंत्र से पैसे के लिए किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। हमारे युवा तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, बंदूक के गोले छोड़े जाते हैं, पानी बरसाए जाते हैं। इस प्रकार से अन्याय अत्याचार बढ़ा है और इस प्रकार से युवतियों के साथ में, महिलाओं के साथ में देश आजाद होने के बाद इस तरह का घटना झारखंड में कभी नहीं हुआ था। इस प्रकार से उनके साथ इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप जरा सोचो, जिस प्रकार से जितना तेजी के साथ इस राज्य में डेमोग्राफी बदला है, जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। अब साहबगंज की बात है, यही 2 साल पहले रूबिका पहाड़िया के साथ कितना दुर्दांत घटना घटी। शादी होती है, 8 दिन के अंदर वो व्यक्ति बोलता है बुआरी जोर का कि धर्मांतरण करो, धर्म परिवर्तन करो। वो बच्ची, आदिवासी परिवार से आने वाली बच्ची, धर्म परिवर्तन नहीं करती है, उनकी बातों पे नहीं आती है, तो पूरे परिवार के लोग मिल करके उसके 35 टुकड़े करने का काम करते हैं, बोरी में बंद करके आंगनबाड़ी केंद्र में फेंकने का काम करता है लोग। और जब सवेरे, जब सुबह का जब सूर्योदय होता है, तो कुत्ते उनके मांस के लोथे जो फेंकने के क्रम में गिर गया था, तो उसको नोच के जब खाने लगते हैं, तब उसकी रूबिका पहाड़िया के उसके नाम नेल पॉलिश देख करके उसकी पहचान की जाती है। तो आखिर कैसा ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, कैसा आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं, कैसा इस राज्य के बहन बेटियों के साथ न्याय करना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं। अंकिता पांडे दुमका की, जब यदि कोई जबरदस्ती उसके चेहरे में पेट्रोल छिड़क के आग लगाने का प्रयास किया था, क्योंकि वो उसके साथ प्रेम नहीं करना चाहती है,
चानों के बगल में रांची जिला का 3-3 बच्चियां स्कूल से आ रही हैं और एक झाड़ी में ले जाकर के इस प्रकार से बलात्कार की घटना घटती है। आदिवासी समाज की बच्चियां थी। आखिर कहाँ झारखंड जा रहा है? ऐसे लगभग 7,500 माता बहनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं इस झारखंड में घटी है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा है। उग्रवादी अपराधी झारखंड छोड़ के 2019 से पहले कहीं और ठिकाना ले रहे थे। इतना भय हो गया था कि छोड़ के चले जा रहे थे, लेकिन आज पुनः उग्रवादियों का दबिश बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। फिर लेवी के लेटर लिखे जा रहे हैं, फिर हाईवार डंपर जलाए जा रहे हैं, फिर रेलों की पटरियां उड़ाई जा रही है, रेल उड़ाए जा रहे हैं। आखिर झारखंड में क्या हो रहा है? आखिर लॉ ऑर्डर कहाँ चला गया? तो इस प्रकार की घटना दुर्घटना प्रत्येक दिन हो रही है, इसलिए हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज यदि बेटी घर से निकलती है तो परिवार वाले लोग सशंकित रहते हैं, डरे समय रहते हैं कि मेरी बेटी फिर घर वापस लौट के सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। फिर वो जंगल राज की ओर, जिस प्रकार से लालू यादव जी के समय था, और जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनती है तब तब इस राज्य को जंगल राज की ओर ढकेलने का काम किया जाता है। लेकिन सर, जब आप पेपर लीक का जिक्र करते हैं तब हमने ये सवाल इरफान अंसारी, बन्ना गुप्ता सरकार के कई लोगों से किया था। उनका कहना था कि पेपर लीक के जब जैसे हम सवाल उठाते हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। आज देखिए वही शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं व्यापक घोटाले पर? जो भी उस पर सवाल उठाया उसकी हत्या कर दी गई या गायब हो गया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया उन लोगों को देना सूरज के ऊपर थूकने वाली बात हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान एक साधारण व्यक्तित्व के धनी है, और जिस प्रकार से 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को देखते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता का सेवा किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उस जो विषय आ रहा है उसके बारे में लोग जानते हैं। इसलिए आप झारखंड की बात करिए, झारखंड में आपने क्या किया, नहीं किया, किस प्रकार से खाद्य विभाग में अब चावल जो मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं उस चावल को मांडर जाता है गोदाम में, लेकिन जाने से पहले बीच से गायब जाता है कई ट्रक। तो ये क्या हो रहा है? किसी छिपा हुआ नहीं, जनता इनको जवाब देने का काम करेगी और जवाब मिलेगा बहुत जल्दी। सर, ये तो पेपर लीक मामले को लेकर हो गई। अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर जो बात कर रहे हैं, लगातार आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी, तो क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी के तरफ से ये मेन मुद्दे होंगे बांग्लादेशी घुसपैठी? क्योंकि अगर हम बात करें ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की, तो उन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया है बीजेपी को कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी वो खोज कर दिखाए। टॉर्च लेके वो खोज रहे हैं सर, बांग्लादेशी घुसपैठी। वो कह रहे हैं इस बात को। वो तो पाकुड़, साहेबगंज, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा में जाके पता करें ना जी। उनके पास पूरा तंत्र है जी। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते झारखंड को लोग बर्बाद नहीं करें जी। आज जो आदिवासी बेटी बहन को प्रलोभन देकर के शादी करके उनकी जमीन को जो बड़े पैमाने पर हड़पने का काम किया जा रहा है। अब राजमहल विधानसभा चले जाएं, आप देखेंगे कि जो हिंदू वोटर्स हैं उसकी संख्या नहीं बढ़ी, आदिवासी वोटर की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन मुसलमान वोटर की संख्या बढ़ गई रातों रात। तो क्या हो रहा है? डेमोग्राफी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन किसका वोट बढ़ रहा है? तो बांग्लादेशी घुसपैठी वोट बढ़ रहा है। लेकिन मंजूषा में मेरा एक सवाल है बस इसमें सर, कि लेकिन जब हम ये सवाल उनसे करते हैं सर, मुख्यमंत्री से भी सवाल किया गया, बाकी लोगों से भी किया गया, वो ये कह रहे हैं कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र के पास है। आखिर कैसे बीएसएफ के होते हुए घुसपैठ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। केंद्र सरकार बिल्कुल गंभीर है, और असम में हमारी सरकार चल रही है, चुन चुन करके बाहर निकाला जा रहा है। और हमारी भी यहाँ सरकार बनेगी तो चुन चुन के लोग को बाहर भेजा जाएगा। मतलब जो अभी तक आ गए निश्चित रूप से, चूंकि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, राज्य सरकार को सहयोग करना पड़ता है इन सारे विषयों पे, लेकिन राज्य सरकार उन लोगों को सह देती है, उन लोगों का मन को बढ़ाने का काम करती है, उनको स्थापित करने का काम करती है। अब उनका कोई घुसपैठिया दिखता ही नहीं, कोई बांग्लादेशी दिखता ही नहीं, तो ये किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? कैसे पहचान करेंगे सर आप? मतलब आपकी सरकार आएगी, कोई कमेटी बनाएंगे, कोई एक्शन? वो तो सरकार जब बनेगी, सरकार बनेगी, पॉलिसी तय होगा और उसी आधार पे कार्रवाई होगी। इस बीच शिवराज जी ने कह दिया कि सरकार आती है हमारे एनआरसी लागू कर देंगे। काफी विवाद हो गया। हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और जिम्मेवार पद पे हैं, इसलिए जो कहते हैं उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि वो बोले हैं तो उस विषय पे पार्टी आगे विचार करेगी, सरकार विचार करेगी। सर एक और सवाल ये भी है, क्योंकि
मौसम में रांची में थोड़ा सा सर्दी तो का एहसास तो हो रहा है, लेकिन जो माहौल पार्टी कार्यालय में देखने को मिल रहा है सुबह से, थोड़ी टेंशन हो रही है कि ये जो लीक हुई है नामों की सूची, अभी लिस्ट आया भी नहीं है, और लीक सूची ने ही पूरा विवाद इतना बढ़ा दिया कि रांची कार्यालय तक में हंगामा शुरू हो गया है, रांची से लेकर दिल्ली तक। हंगामा शुरू नहीं हुआ है। जी जी। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता आए थे, अपनी भावना से अवगत कराने आए थे कि हमारा जो गठबंधन में सीट जा रहा है वहाँ हमारे प्रत्याशी लड़े। वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरा संगठन प्रत्येक विधानसभा में मजबूत है, बूथ स्तर पर मजबूत है, तो अपनी भावनाओं से लोग अवगत कराने के लिए आते हैं। कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मान लो कोई आ गया अपनी बातों को रखने के लिए, 50-60-100 लोग आ गए, तो वो कोई प्रदर्शन करने नहीं आए थे, अपने भाव से प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराने के लिए आए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, हम लोगों ने बात किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संगठन महामंत्री जी, हम सभी लोगों ने बात किया, बात करके संतुष्ट करके लोग चले गए। वो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी जी का सबका लोग जिंदाबाद कर रहे थे। लेकिन सर बीच में टोकेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता इचागढ़ से आए हुए थे वो सभी अरविंद सिंह और मलखान सिंह के फेवर को लेकर आए थे। उन लोगों का कहना है कि कुछ माह पहले जो है पुनः जो बीजेपी में घर वापसी किए, 3 टर्म के विधायक रह चुके हैं, और ऐसे में यदि उनको टिकट नहीं देना था तो उन्हें ज्वाइन ही क्यों कराया गया? पता नहीं, इस तरह की बात तो हम लोग पास नहीं आई। अब आपको कैसे बताया कि हम नहीं कर सकते। मतलब कार्यकर्ता बयान दे रहे ठीक है, बयान दिए होंगे, लेकिन हम लोग के पास इस तरह जब हॉल में हम लोग बैठे उनके साथ में, इस तरह का बात कोई कार्यकर्ता नहीं बोले हैं। अब किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, परंतु सार्वजनिक रूप से इस प्रकार कोई बयान नहीं आया। वो कोई सर जो कार्यकर्ता आए उनसे किस तरह की बात बनी? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, आश्वासन कुछ, उन लोगों ने कहा कि इचागढ़ विधानसभा हम लोग का मजबूत विधानसभा है और हम बूथ स्तर पर लगातार काम करते हैं और इचागढ़ विधानसभा में जीतेंगे, लेकिन सीटों का बंटवारे का तय केंद्रीय नेतृत्व करता है, राजनीतित्व के सहमति से। इसलिए उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। जो केंद्र नेतृत्व जो तय करेगा उसके आगे कार्यकर्ताओं को मानना पड़ेगा, उसका अनुपालन करना पड़ेगा। सर एक सवाल मेरा और था, ये इसी से जुड़ा हुआ सर, ये सीट शेयरिंग का जो ये फॉर्मूला है, पिछले बार 19 में भी हमने देखा था, उसको लेकर के पेश हो गया था, आंसू ने राहें अलग कर ली थी। इस बार क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, प्रदेश में भी राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में कड़ी का रूप में काम कर रहे हैं, आंसू के साथ संवाद में, क्या सब कुछ ठीक है, ऑन ट्रैक है और समय पर इसकी घोषणा हो जाएगी? बिल्कुल समय पे घोषणा होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी कहाँ से लड़ेगी, आंसू कहाँ से लड़ेगी, अन्य जो सहयोगी गठबंधन के लोग हैं वो कहाँ से लड़ेंगे। क्या इसमें दायरा और बड़ा होगा? जेडीयू, एलजेपी और भी कुछ लोगों को जोड़ रहे हैं। ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम सभी लोग उसको मानने का काम करेंगे और जनता के भी जाने का काम करेंगे। हेमंत जी ने कहा था 48 घंटे में अनाउंसमेंट होगा, 48 घंटे बीते हुए 48 घंटे हो गए। हो जाएगा, चूंकि आम सहमति बनाने में थोड़ा समय लगता है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, लेकिन चूंकि ये तो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता बैठते हैं, सारे विषयों पर गंभीरता से विचार करते हैं और वो उस पर तय होता है। ये जेएमएम में सुरेंद्र जी का परिवार पार्टी नहीं है, लालू यादव जी का पार्टी नहीं है, ममता जी का पार्टी नहीं है, तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना। और कार्यकर्ताओं की पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी बने हैं वो कार्यकर्ता से चल के बने हैं। जो भी है, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, नड्डा जी कभी न कभी कार्यकर्ता रहे हैं, नीचे से आए हुए लोग हैं। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी नीचे से आए हुए कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हमारे नीचे से आए हुए कार्यकर्ता हैं और बैठ करके सहमति बना करके लोग निर्णय लेते हैं। निर्णय आपके सामने बहुत जल्द चला है। सर दुमका की तस्वीरें आई हैं, आपने देखी, क्या हुआ है वहाँ कल? नहीं, ठीक है, दुमका से जो तस्वीरें आई हैं सब ठीक हो जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि जैसे हम एक ईचागढ़ का उदाहरण दे रहे हैं, दुमका में जिस तरह से दोनों ही सुनील सोरेन या लुइस मरांडी के समर्थक अब आपस में भिड़ गए, चाकू तक चल गया, अस्पताल पहुंच गए लोग, ये क्या हो रहा है सर? चलिए वो सब बातचीत से हल हो जाए। किसी बात को लेकर के आपस में कहीं विवाद हुआ होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की बातों पर पार्टी की गंभीरता पर ध्यान देगी और आगे देखेगी। सर एक और सवाल रहेगा, इन तमाम हलचल के बीच में अगर हम देखें तो कल्पना सोरेन ने एक तरह का आरोप ही लगाया है बीजेपी पे कि धन और बल के बल पर बीजेपी जो है वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस पर कहेंगे आप? देखिए, कल्पना जी को इस तरह की बातों को बोलने का तो कोई हक है, न कोई अधिकार है जी। वो परिवार से निकली हुई महिला है जी। वो कोई राजनीतिक वर्कर नहीं है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि बसंत सोरेन जैसे
पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार करके जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार को आगे लाने का काम किया है। अब चंपई सोरेन जी, शिबू सोरेन जी के बाद दूसरे पैदान के नेता थे। किस प्रकार से कुर्सी से घसीट करके उतने पुराने नेता को हटाने का काम किया। और वरिष्ठ नेता हैं, उनकी स्थिति आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या है कोई समझ सकते हैं आप। आज शिबू सोरेन जी की तस्वीर नहीं लगती है, कल्पना जी की तस्वीर लगती है। अन्य वरिष्ठ नेता हैं, किसी की तस्वीर नहीं लगती है, हेमंत जी और कल्पना जी की तस्वीर लग रही है। तो इस राज्य को लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं? पति पत्नी की सरकार चल रही है, इस राज्य को पति पत्नी के हवाले कर दिया गया है। तो जनता देख रही है, इनका एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना, तिजोरी भरना और पैसे के बल पर सत्ता पे कुर्सी हथियाना। सर, किस तरह के धन और बल की बात कर रही हैं कल्पना सोरेन जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी जब भी सरकार में आती, सत्ता में आती, सेवा का काम करती है, तब झारखंड का विकास होता है। आप इसी सड़क पे आप चल रही हैं। आप क्या इस सड़क की स्थिति ऐसी थी? हम लोग भी देखते थे कि सड़क के क्या, हम लोग रांची से कांके जाने में कितना समय लगता था, पिठोरिया जाने में कितना समय लगता था। आज सरपट गाड़ियां दौड़ रही है, किसने बनाया? इस प्रकार की सड़कें आप देखें झारखंड के जंगल, पहाड़, पर्वत के बीच में बना हुआ है। हम लोग छतरपुर से हुसैनाबाद जाते हैं, पलामू में हरिहरगंज जाते हैं, पहले जाते थे और अब जाते हैं। डाल्टनगंज से गढ़वा भवनाथपुर जाते थे, अब जाते हैं, 10 साल पहले जाते थे। क्या स्थिति बना के लोगों ने रखा था इस राज्य को? कोई देश आजाद तो अभी नहीं हुआ है। आखिर 10 वर्षों में इतना परिवर्तन क्यों हो गया? क्यों परिवर्तन हुए? जवाब कांग्रेस के लोगों को देना चाहिए। सर, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र कर दिया, इस बीच राहुल आ रहे हैं 19 को। देखिए, तेजस्वी कल आ रहे हैं 18 को। राहुल जी की सीट बात शेयरिंग पर उनकी भी बातचीत जो है 19 को ऑलमोस्ट रांची में ही फाइनल हो जाएगी। कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं इस गठबंधन? कहीं क्यों खतरा? राहुल जी की हेमंत, राहुल, तेजस्वी प्लस लेफ्ट। राहुल जी की बातों को जनता पूरे देश में गंभीरता से नहीं लेती है, कहीं पूरे देश में नहीं लेती है। वो कब क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको जमीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं है, जमीनी हकीकत को जानते भी नहीं है। क्योंकि राजघराने में पैदा हुआ, सोने के चम्मच में खा के, थाली में खा के निकले हुए व्यक्ति हैं। उनको आम आदमी की जिंदगी से कोई मतलब, ठीक है, फोटो खिंचाने के लिए, फोटो को शेयर करने के लिए जनता के बीच चले जाएं, लेकिन असली होता है, नकली नकली होता है। तो राजीव गांधी जी नकली कलाकार हैं, नकली नेता हैं। उनकी बातों को ध्यान से लेता है। कभी वो न खेत को जाने, न टाड़ को जाने, न गरीब को जाने, न किसान को जाने। वो देश की जनता के बारे में क्या जानेंगे? जो उनको कोई लिख के देता है तो उस भाषण को बोलते हैं, लिख के नहीं देगा तो नहीं बोलेंगे। भाषण पढ़ने वाले नेता ये लोग हैं। जब तक जमीनी हकीकत को आप नहीं जानिएगा, तब तक जनता का आप कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसलिए झारखंड की जनता जानती है कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलने, ठगने के लिए आ रहे चुनाव में, और फिर ये घूम के फिर झारखंड को तरफ आने वाले नहीं है। लेकिन अगर ये गठबंधन, सर एक बार फिर कह रहा है कि आपको शिकस्त देंगे इस राज्य में, ये गठबंधन अगर हो जाता है, जिस तरह के प्रबल संभावनाएं भी हैं, एक बार फिर गठबंधन होगा, तब ये आपके लिए एनडीए गठबंधन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? ये गठबंधन तो पहले से बना ही हुआ, उसी गठबंधन सरकार चल रही है। कोई नई गठबंधन है, सो बात तो नहीं। जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस का गठबंधन तो पहले से चल रहा है। उसी गठबंधन में सरकार भी चल रही है, और उसी गठबंधन के लोगों ने झारखंड को बर्बाद और तबाह करने का काम किया है, जनता को परेशान करने का काम किया है। इनका गठबंधन पहले से 5 साल पहले से चल रहा है, और वही गठबंधन वाली सरकार ने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है।